वंदे भारत की शान। ये आवाज मुझे तो बेहद फैसिनेट करती है एंड आई एम श्योर कि आप सभी को भाती होगी। ये वही आवाज है कि जिस जमाने में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में यही आवाज हमें ये बताती थी कि सुबह हो चुकी है। आज इन दिनों भारत में मुर्गी पालन का व्यवसाय काफी फल फूल रहा है। बात करें अंडों के उत्पादन की तो दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है अंडों के उत्पादन में। शायद यही वजह है कि मुर्गी पालन का व्यवसाय इन दिनों लोगों को काफी आकर्षित कर रहा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। ये पोल्ट्री फार्म है पप्पू रिजवान जी का, जिनसे आज हम जानेंगे उनकी स्टार्टअप जर्नी के बारे में। तो चलिए कराते हैं आपकी मुलाकात। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप सर। आपका पोल्ट्री फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ पप्पू रिजवान। तो रिजवान साहब, मैं चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान पप्पू है। ये मेरा अवध पोल्ट्री फार्म लेयर फार्मिंग का काम है मेरा, यहाँ ग्राम किनौरा में। जी, तो आपने बताया कि लेयर फार्म। जी, तो मैं जानना चाहूँगी ये लेयर फार्म क्या होता है? लेयर माने कि जैसे हम लोग सिर्फ अंडे का प्रोडक्शन करते हैं और एक बॉयलर फार्म होता है, उसमें चिकन कटिंग का होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ अंडे का प्रोडक्शन यहाँ अपनी मुर्गियों से लेते हैं और उसको फिर सप्लाई करते हैं बाजार में। तो कितना बड़ा फार्म है, कितने चिकन्स हैं यहाँ पर रिजवान साहब? यहाँ पर अवध पोल्ट्री फार्म में हमारा एक शालीमार पोल्ट्री फार्म है, उसमें 30,000 बर्ड्स के हैं, और ये अवध पोल्ट्री फार्म हमारा है, इसमें 90,000 बर्ड्स हैं। कृषि स्टार्टअप में हम कोशिश करते हैं कि पूरा जो सफ़र है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये सफ़र किस तरह से और कहाँ से शुरू हुआ? लेयर फार्मिंग शुरू किए थे तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में गिनो चिनो फार्म थे। हमारा ख्याल है कि पूरे प्रदेश में उस वक्त 8 से 10 लाख अंडे का प्रोडक्शन होता था 2012 में। बहुत कम फार्म थे, और जो ये चैलेंज मेरे सामने था कि सुल्तानपुर में कहीं पोल्ट्री फार्म नहीं था लेयर का, कि हम लोग जाके उससे जानकारी ले सकें कि कैसे, कहाँ से चिक्स मिलता है, इसको बनाने वाले कहाँ से आते, इसमें क्या क्या लगता है, रॉ मटेरियल कैसे बन, कोई चीज़ यहाँ सुल्तानपुर में उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हमारे छोटे भाई स्वर्गीय मोहम्मद तबरेज़, जो मुझसे छोटे थे, अभी 5 जून को एक्सपायर कर गए, हमारे साथ हमको भेजे हैदराबाद। उन्होंने कहा भैया वहाँ पे बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ से कुछ आप नॉलेज ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग मिलजुल कर इसको शुरू कर दें। तो हम हैदराबाद गए, वहाँ से फिर हम MP जबलपुर गए, वहाँ हमने पोल्ट्री फार्म देखा, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के जो मैनेजमेंट देखते थे उनसे हमने बात की, तो उनसे बहुत कुछ हमको जानकारी मिली, और उसके बाद हमने स्टार्टिंग में सिर्फ 10,000 का स्टार्ट किया। तो तबरेज़ जो मेरे छोटे भाई थे, वो इतना अच्छा उनको 6 महीने में एक्सपीरियंस हो गया, और वो खुद कई जगह विज़िट किए, जाके जो कमियां आती थी इसमें पोल्ट्री फार्म में, उस सारी चीज़ों को वो समझे, और समझने के बाद फिर वो 10,000 का पोल्ट्री फार्म उसको 30,000 का किए। और उसके बाद फिर जब सबसे बड़ी खुशी की बात हम लोगों की ये रही भाइयों की, कि इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिल रहा था। जो हमारे मोहल्ले के, हमारे गांव के परेशान लोग थे, जिनको कारोबार नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिल रहा था,
तो हम लोग ला के उनको पोल्ट्री फार्म पे रखते थे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मैम ये रही कि इसमें जो एकदम नीचे स्तर के लोग थे उनको काम मिलना शुरू हो गया, और वो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात रही। यही देख के फिर हम लोगों ने ये पोल्ट्री फार्म खोला। इसमें हमारा मतलब आप समझ लीजिए कि कृषि विज्ञान केंद्र जो सुल्तानपुर है उसका भी हमको बहुत सहयोग रहा। जब हम लोगों ने शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें हमको कृषि विज्ञान की तरफ से नॉलेज मिली और उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। और कृषि विज्ञान ने हमको कई नई तकनीकी बताई कि आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से। तो इस तरह से हमारा सफ़र शुरू हुआ। आज हम, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आज हमारा यहाँ 90,000 का लेयर फार्मिंग है। और ये हमारा आप सेटअप देख रही हैं, ये हम लोग खुद अपना फीड तैयार करते हैं। अगर हम यही फीड कंपनी द्वारा खरीदें तो हमको काफ़ी महंगा पड़ता है, और दूसरी चीज़ उसकी क्वालिटी क्या है ये हमको जानकारी नहीं। तो मैं तो अपने जितने हमारे जानकारी में फार्मर भाई हैं, मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपना फीड बनाइए। और आपने ये तो हमें बता दिया कि सफ़र की शुरुआत कैसे रही। आपके एक भाई अब आपके बीच में नहीं है, लेकिन जी, उन्होंने जी। शायद इस नींव को डालने में आपकी बड़ी मदद की है। इसको यहाँ तक पहुँचाने में मैं जी उन्हीं का सबसे बड़ा जी। तो आपने यहाँ बताया कि ट्रेनिंग आपने ली है बकायदा इस पोल्ट्री फार्म को जी, शुरू जी। करने से पहले। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले? मैम बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी नए फार्मर आएंगे फार्म खोलने के लिए, मैं उनसे ज़रूर ये कहूँगा, बिना ट्रेनिंग की, बिना जानकारी के इसमें कतई हाथ न लगाएं। नहीं तो ये ऐसा काम है कि ज़रा सी चूक हुई तो छोटा मोटा नुकसान नहीं होता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो जब हमको सारी जानकारियाँ रहती हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझ के और उसके बाद हम अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और सारी बीमारियां जो मुर्गियां की होती हैं उसके बारे में हमको ज़रूर जानकारी लेना चाहिए, और उनके कितने वैक्सीनेशन हैं ये हमको ज़रूर पूरा करना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो आपने ट्रेनिंग ली उससे जो चैलेंजेस थे, नेचुरल सी बात है कम हो गए होंगे, लेकिन क्या फिर भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो जब शुरुआत हुई तो आपको लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है? जी, जी, मैं स्टार्टिंग में तो बहुत चैलेंज है, बहुत सफ़र किया हम लोगों ने। कई बीमारियां ऐसी थी, अब जैसे दूसरे के ही भरोसे पे हम लोग थे। डॉक्टर वगैरह आते थे बराबर, यहाँ डॉक्टर भी विज़िट करते हैं। डॉक्टर संतोष हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं हम लोगों के, फैमिली समझ लिए टर्म से उनसे। तो इस तरह के डॉक्टर पहले हमको नहीं मिले थे। तो पहले अब जो डॉक्टर आते थे बता दिए भैया ये वैक्सीनेशन आप करा लीजिए। तो पता चला कि हम आधा वैक्सीनेशन कराए और आधा नहीं कराए। जो नहीं कराए वो बीमारियां आ गई मुर्गी। और उस वक्त जब बीमारियां आती थी तो एक एक दिन में 200, 300, 400 मुर्गियां मर जाएं, हम लोग परेशान हो जाएं कि ये इतनी बड़ी बड़ी दिक्कत हो। मुर्गियों को तैयार करने में जो हमारी लागत आई वो तो डूब गई। लेकिन धीरे धीरे मैम वो सारी चीज़ें समझ में आने लगी। आज भी ऐसा नहीं है, पोल्ट्री फार्म में आज भी कभी कभी कुछ दिक्कतें ऐसी आ जाती हैं कि फिर उनको चैलेंज के रूप में हमको लेना पड़ता है, फिर कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा है कि सबसे बड़ी चीज़ तो तबरेज़ जो थे छोटे भाई हमारे, वो अगर मोर्टलिटी होती थी तो तुरंत उसका पोस्टमार्टम करते थे, अपने सामने पोस्टमार्टम करवाते थे, और कई छोटी मोटी बीमारियां के बारे में वो खुद जानते थे और तुरंत उसकी मेडिसिन चालू करवा देते थे। तो ये उनका बहुत अच्छा तजुर्बा रहा। तो जब ये पोल्ट्री फार्म शुरू हुआ क्या कुछ चैलेंजेस थे, वो तो हमें रिजवान साहब ने बताया, और आप लोग जो हमें सुन रहे हैं रिजवान साहब का जो सफ़र है उसको जान रहे हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको भी एक पोल्ट्री फार्म का स्टार्टअप शुरू करना है तो आपको वो चैलेंजेस फेस ना करने पड़े, इसलिए अभी और बहुत सारी बातें हम जानेंगे रिजवान साहब से। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं सुल्तानपुर, जहां हम जान रहे हैं स्टार्टअप जर्नी के बारे में। रिजवान साहब मेरे साथ हैं और यहाँ पर एक और शेड में हम यहाँ आ गए हैं। ये शेड पूरी तरह से अभी खाली है। इससे पहले हम जिस शेड में गए थे उसमें चिक्स रखे हुए थे, तो ये अभी क्यों खाली है? जो हमारा चिक्स अभी आपने देखा
वो जब 1.5 महीने का हो जाएगा तो हम उसको लाके इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इसको हम लोग ग्रोअर बोलते हैं। ये ग्रोअर शेड है हमारा। और फिर इसमें 1.5 महीना रहने के बाद फिर ये हमारा लेइंग पे चला जाएगा, जहाँ अंडा देते हैं। वो शेड हमारा इसके बगल खाली है, उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद वहाँ पे अंडे का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है। जी, तो 1.5 महीने बाद जो आपका चूज़ा है, जो चिक है, वो इसमें आएगा। जी जी और अभी आपने बताया था आपके पास काफ़ी अच्छी खासी तादाद है चिक्स की, तो जी जी 90,000 तो जी। बड़ी संख्या है एक। तो किस तरह से रख रखाव करते हैं आप उनका? अब रख रखाव का मतलब ये है कि हमारे सहयोगी जो हैं काम करने वाले यहाँ, उन लोगों की मदद से फीडिंग हम लोग डेली करते हैं। वैक्सीनेशन जो है इनका टाइम टू टाइम, बाकी पानी की व्यवस्था इनकी, अच्छे से अच्छे वाटर की, पानी की व्यवस्था, यही सब है इसमें सिस्टम, वो सब फॉलो किया जाता है। जो भी इनकी आने वाली बीमारियां, उनके सारे वैक्सीनेशन हो जाते हैं। फीड इनको अच्छा से अच्छा दिया जाता है कि इनका अंडा जो है वो अच्छा से अच्छा हर बीमारियों से पाक साफ रहे, और जो हमारे कस्टमर खाएं उसको, तो उससे उनको पूरी भरपूर मात्रा में प्रोटीन वगैरह मिले। हम चाहेंगे आप एक जानकारी फीड को लेकर हमारे दर्शकों को दीजिए कि किस तरह का जो खाना है, दाना है, उनके लिए ज़रूरी होता है, और क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए जब हम उनको फीड करते हैं। देखिए, जिस तरह से इंसान की बॉडी को अच्छे प्रोटीन की, अच्छे फाइबर की, सारी चीज़ें उसको उसकी बॉडी के लिए चाहिए, उसी तरह से हमारे चिक्स और हमारे ग्रोवर, हमारे लेयर को चाहिए। हमको फीड खरीदते वक्त जो रॉ मटेरियल हम लोग खरीदते हैं, उसको अच्छे से अच्छा हमको रॉ मटेरियल लेना चाहिए, और अच्छी तरह साफ़ सुथरा उसको तैयार करके, और साफ़ सुथरा उनको, अपनी चिक्स को, अपने ग्रोअर को, अपने लेयर को खिलाना चाहिए। उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए कि हम थोड़ा सस्ता ले लें, थोड़ा ख़राब ले लें। इससे क्या होता है कि फिर आने वाले दिनों में काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है मुर्गियों को, और मुर्गियां स्ट्रेस में आ जाती हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन भी काफ़ी डाउन हो जाता है, और काफ़ी परेशानियां हम लोगों को, फिर खुद को भी परेशानी होती है। और अगर हम फीड की ही बात करें तो एक दिन में कितना फीड उनको दिया जाना चाहिए, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक दिन में एक मुर्गी को कम से, अब जैसे साइज के ऊपर है, मान लीजिए चिक्स है, फिर ग्रोवर है, इनके वेट के हिसाब से इनको मतलब फीड दिया जाता है। अब जैसे बड़ी हो गई मुर्गियाँ, तो पर डे इनको कम से कम 150 ग्राम तक का फीड, 120 ग्राम, 150 ग्राम, और या 100 ग्राम, जिस तरह से हमारी मुर्गियाँ फीडिंग कर रही हैं, जिस तरह से वो फीड इंटेक कर रही हैं, उसी हिसाब से हम लोग अपना चैनल देख के उसी हिसाब से फीडिंग कराते हैं। क्योंकि गर्मियों में इनका थोड़ा फीडिंग कम हो जाता है, परेशान रहती हैं, तो उस हिसाब से हम लोग उनके फीडिंग को देख के ही हम लोग फीडिंग को देते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो फीडिंग के लिए काफ़ी सारी मशीन्स भी हैं आपके पास। जी जी। तो ये किस तरह की मशीन है, किस तरह से दाना मतलब मुर्गियों तक पहुँचता है इन मशीनों के द्वारा? मैम, ये हम लोगों का ऑटोमेटिक प्लांट है कि हम लोग अपने फीड मिल में फीड तैयार किए, उसके बाद फिर वो टैंकर के द्वारा जो सैलो बने हुए हैं, सभी सैलों में फीड आ जाते हैं। तो ये हमारी मशीनें जो देख रही हैं बॉक्स, इसमें फीड डाल दिया जाता है, फिर वो एक स्टार्टर होता है, उसको स्टार्ट कर दिया जाता है, तो ये सारे बर्ड्स के सामने उतना ही फीड गिराते हुए चली जाती हैं जितने की उनको ज़रूरत है। तो इस तरह से पर डे ये फीड डाला जाता है, और पर डे ये हमारी मशीनें चलती हैं और बर्ड्स के सामने पड़ जाता है दाना, सुबह और शाम दोनों टाइम। इससे वेस्टेज भी कहीं ना कहीं कम होती है। अच्छा, यहाँ पे जो आपने बनाए हुए हैं लेयर्स, जो बनाई हुई है नेट की, इसमें आपने निपल्स भी लगाए हुए हैं। इन निपल्स का क्या रोल है? निप्पल का मैम बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, स्मेल देख रही हैं आप, ना के बराबर स्मेल है। अभी आप दूसरे पोल्ट्री फार्म पे जाएंगे जहाँ चैनल में पानी दिया जाता है, तो वो पानी, एक तो पानी बर्बाद होता है, पानी जब गिरेगा वो जाके बीड में गिरेगा, तो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा पैदा होती है, कीड़े पैदा होते हैं। और निप्पल में क्या है, ये लाल जो देख रही हैं आप, ये निप्पल है हमारा। अब मुर्गियों को कितना पानी पीना, और टोट मारेंगी पानी उतना उनको आ जाएगा, फिर उसके बाद निप्पल हमारा बंद हो गया। तो पानी का वेस्टेज कम, और मुर्गियों को भरपूर पानी साफ़ सुथरा मिल जाए। चैनल में गंदा पानी भी आ जा रहा है, जो डस्ट उड़ रही वो भी चला जा रहा है, उस सब चीज़ से ये निप्पल
सेफ रखता है। आपने बताया कि टाइम टू टाइम यहाँ पर वैक्सीनेशन भी दिया जा रहा है जी, जी। मुर्गियों को। तो किस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो घेर लेती हैं मुर्गियों को, और वो सीज़न भी आपसे जानना चाहेंगे कि जब एक खास देखभाल की ज़रूरत होती है कि इनमें किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे। ये चिक से लेके ग्रोवर तक, जी इसलिए कि कभी कभी तो बड़ी वाली बीमारी जैसे बर्ड फ्लू वगैरह आ गई, उसका भी वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होता है। वो काफ़ी महंगा होता है, और भी महंगे महंगे वैक्सीनेशन है, वो भी होते हैं। तो सबसे पहला तो स्टेज है हमारा चिक्स में हमको बहुत देखभाल 1.5 महीने करनी पड़ती, क्योंकि उसी दौरान उसी पीरियड में हमको इनके सारे वैक्सीनेशन पूरे करने रहते हैं। फिर ग्रोअर में आने के बाद 2-4 वैक्सीनेशन बचे रहते हैं, बाकी सारा वैक्सीनेशन हम लोगों का उसी में चिक्स वाले में होता है। तो 1.5 महीने हम लोगों को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। 1.5 महीने काफ़ी देखभाल करना पड़ता है। टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। दाना और पानी दोनों ही उनको टाइम से दिया जाए, और वो बहुत अच्छी फॉर्म में हो, प्योर हो, गंदा ना हो, क्योंकि उसके द्वारा भी डिजीज़ अंदर जाती है, और जो एग आएगा कहीं ना कहीं उसमें भी फिर वो डिजीज़ आएगी और आप तक पहुंचती है। तो जब भी आप किसी पोल्ट्री फार्म में जाते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बातचीत जारी रखेंगे रिजवान साहब से, बहुत कुछ है अभी जानने के लिए उनसे, लेकिन यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो हम आ गए हैं यहाँ पर तीसरे शेड में रिजवान साहब, और आपने जैसा बताया था कि यहाँ पे जो मुर्गियाँ हैं प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं। हम देख पा रहे हैं कहीं कहीं अंडा भी आ गया है, दिया है मुर्गियों ने। तो एक मुर्गी एक दिन में कितने अंडे देती है? साल का हम आपसे जानना चाहेंगे, एक साल में एक मुर्गी कितना अंडा दे देती है? एक साल में एक मुर्गी कम से कम 310 अंडा, 300 अंडा, 315 अंडा, ये एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि एक साल में ये 4.5 महीने के बाद 1 ईयर पूरे साल में ये 310, 300 और 315 अंडे तक हमको इनसे प्रोडक्शन मिल जाता है। एक मुर्गी की लाइफ सर्कल जो है वो आप मान के चलिए 90-95 वीक्स, हफ्ते, इतनी इनकी रहती है। अगर सर मार्केटिंग की बात करें तो आप अपने इन अंडों की मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? देखिए हमारे यहाँ तो होल सेलर आते हैं, पर डे ये आके जैसे उधर गाड़ी लगी हुई है, जितने अंडे कलेक्ट होते हैं वो पर डे गाड़ी पे लाद के लेके चले जाते हैं। सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात ये है कि इस बिजनेस में हमें बहुत बेचने के लिए भाग दौड़, बहुत कंपटीशन नहीं है। जो रेट खुल रहा है पर डे इसका रेट खुलता है। होल सेलर जो है हमारा फिक्स होल सेलर है, उसको दे दिए। कुछ हमारे जो छोटे छोटे रिटेल वाले हैं जो छोटे मोटे मार्केट में दुकान लगाते हैं उनको दे दी, वो खुद अपने साधन से आएंगे और आके यहाँ से अंडा लदा के लेके चले जाएंगे। हमारा पर डे का अंडा उठ जाता है, जैसे आज तैयार हुआ तो आज उठ के चला जाए, कल तैयार हुआ। पर डे इसमें बेचने में कोई भी दिक्कत हम लोगों को नहीं आती है, सबसे खास बात ये है। और अगर मैं बात करूं सरकारी सहायता की, तो आपके इस पोल्ट्री फार्म में क्या कुछ आपको सरकारी सहायता मिली है और किस तरह से सरकार ने आपका साथ दिया है? देखिए सरकार की बहुत अच्छी हमको सहायता मिली है, और जो हम लोगों का टर्म लोन होता है, इस पे जो हम टर्म लोन करा, बिना बैंक की मदद से तो हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट डाल नहीं सकते हैं। हमें क्या अच्छे लोग नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें सरकार का और बैंक का, ये जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमें फाइनेंस किया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हमारे उस वक्त के शासन में जो थे अधिकारी, मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा। उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, और जो सरकार है और जो रही है, उन सरकारों ने, जैसे हमने 2012 में स्टार्ट किया इसको, तो उस दौर के जो अधिकारी थे, आज के जो अधिकारी हैं, सारे लोग बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, और हमको इसमें 10% की सब्सिडी मिलती है। 10% जो हमारा इंटरेस्ट होता है, जैसे बैंक हमको 12% हमसे इंटरेस्ट लेती है, तो 10% गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट पे करती है। सिर्फ हमको मात्र 2% देना पड़ता है। ये सबसे बड़ी खूबी है इस बिजनेस की, और इससे ही हम लोग सरवाइव कर रहे हैं। नहीं, ये हम लोगों की बस की बात नहीं थी।
और अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप अपने इस पोल्ट्री फार्म को लेकर क्या फ्यूचर विजन रखते हैं, आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल में आप खुद को कहाँ देखते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं इस स्टार्टअप में? मेरा तो लक्ष्य यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्म का काम बढ़ा के और लोगों को फ्रेश अंडा खिलाता रहूं, बस मेरी ये सोच है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सकूं, मेरी यही तमन्ना है। जी, आपके इस पोल्ट्री फार्म में कितने लोगों को आपने रोज़गार दिया हुआ है? मेरा एक पोल्ट्री फार्म है 30,000 बर्ड्स का, दोनों मिला के कम से कम 50 लोगों का, तो ये फिक्स रोज़गार है। और उसके अलावा जो अंडे बेच रहे हैं, जो मतलब जगह जगह, तो इस तरह बहुत बड़ी सर्कल ये बनती चली जाती, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। सबसे खुशी की बात यह है। दूसरी चीज़, मैं जो भी सरकार इस वक्त है और जो केंद्र में है, जो प्रदेश में, मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत हम लोगों की पीड़ा को ज़रूर समझा करें। और जैसे रॉ मटेरियल वगैरह कभी कभी बहुत महंगा हो जाता है, तो हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अंडे का रेट कम हो गया, रॉ मटेरियल का बढ़ गया, तो इस सब चीज़ों पे सरकार ध्यान दे। और यहाँ का फार्मर बहुत जागरूक है, मैं उत्तर प्रदेश का, इसको बस सपोर्ट की ज़रूरत है। और ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में सरकारों का सपोर्ट मिलता रहा तो हमें बाहरी अंडों की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में नहीं। और मैं सबसे पूछती हूँ, आपसे भी जानना चाहूँगी कि जो युवा आज आपको सुन रहा है, जो आपको देख के इंस्पायर हो रहा है, सोच रहा है हम भी अब आगे पोल्ट्री फार्म लगाएंगे, और जैसा रिजवान साहब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बाहरी अंडे नहीं आने चाहिए, इतना हम प्रोडक्शन करेंगे, तो आप उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस रोज़गार से जुड़ें, लेकिन सबसे पहले इसके बारे में जान लें, थोड़ा ट्रेनिंग ले लें। और ये ऐसा रोज़गार है कि आपको किसी भी कंपटीटर से कंपटीशन नहीं करना। आप अपने घर बस इतना ख्याल रखें कि हमें आबादी से कम 500 की मीटर की दूरी पे पोल्ट्री फार्म खोलना चाहिए, कि जिससे हमारे पड़ोस के गांव वाले या पड़ोसी, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और ये रोज़गार ऐसा रोज़गार है कि आप इसको शुरू करेंगे तो आपको ये लगेगा कि इस रोज़गार से बेहतर कोई रोज़गार ही नहीं है। आप 1000, 2000, 3000, ये नहीं कि हम बड़े से ही सोचें। आप जैसे मेरा जो शुरुआती दौर रहा है, हम तो बड़े ही गरीब परिवार से हैं, और ईश्वर ने आज हमें पोल्ट्री फार्म की बदौलत यहाँ तक कर, हम तो सिर्फ बल्ली पटरे का, मुझे आज भी लोग पप्पू बल्ली के नाम से जानते हैं, बल्ली का मेरा एक छोटा सा कारोबार रहा। बस सोच थी मेरे छोटे भाई तबरेज़ की, उन्होंने कहा कि भैया पोल्ट्री फार्म अंडे वाला खोलना चाहिए, तो हम लोग तो 5000 से स्टार्टिंग करना चाह रहे थे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि 10,000 से शुरू किया। तो मैं ये कहूँगा कि आप 1000, 2000 से स्टार्ट करिए, और इस बिजनेस को आप एक बार शुरू करोगे तो एक तो काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा, फिर आपको ये बिजनेस खुद रास्ता दिखाता चला जाएगा आगे बढ़ने का। फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको पीछे घूम के देखने की ज़रूरत है। मैम, ये बिजनेस आपको रास्ता खुद दिखाएगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ें। और अंडों के उत्पादन में अभी भारत का 3रा स्थान है। आप जैसे युवा और जैसे रिजवान साहब ने इस पोल्ट्री फार्म को आगे बढ़ाया है, जब इस स्टार्टअप को शुरू करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत का 3रा नहीं, पहला स्थान भी हम पाएंगे दुनिया में अंडों में। और आपसे बातचीत करके बेहद अच्छा लगा है रिजवान साहब, और आपने बहुत अच्छा मैसेज भी हमारे युवाओं को दे दिया है कि पोल्ट्री फार्म में काफ़ी संभावनाएं हैं, आगे आइए। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन। बहुत शुक्रिया, डीडी किसान चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, हमारा हौसला बढ़ाए, और हमारे नए किसान भाइयों के लिए जो आना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, उनको पूरी तरह से इसके बारे में, व्यवसाय के बारे में जानकारी मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे, जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ अगर प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे स्टार्टअप से आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या फिर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप जो अपना फीडबैक हमें भेजते हैं प्रोग्राम को लेकर, वो आगे भी जारी रहेगा। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी लेकर फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।